पूना पैक्ट समझौते में हमको राजनीतिक आरक्षण मिला, जिसमें हमको कुछ सीटें थी। पृथक निर्वाचन में कुछ सीटें कम थी और पूना पैक्ट में कुछ सीटें ज्यादा बढ़ गई राजनीतिक आरक्षण प्रतिनिधित्व। उसके बाद हमको शिक्षा में, नौकरियों में, भूमि में पट्टों की व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था की गई। राजनीतिक आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, लेकिन शिक्षा, नौकरियों में आरक्षण कोई समय सीमा नहीं। तो पूना पैक्ट हुआ जी। पूना पैक्ट होने के बाद बाबा साहब ने कहा, और सभी लोगों ने सुना भी है, बाबा साहब का लेख बाबा साहब की किताबों में है कि पूना पैक्ट मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये पूना पैक्ट वो समझौता है जो मेरे समाज को, मेरे अछूत समाज को, मेरे सुटुल समाज को आजादी नहीं, गुलामी का चोला बनाएगा। और वो साबित भी हुआ जी। आज हमारे भारत के लोकसभा में कितने दलित प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद बैठे हैं, या भारत के अन्य राज्यों में विधानसभाओं में कितने विधायक बैठे हैं, कितने राज्यसभा सांसद बैठे हैं, तो क्या उन्होंने हाथों में चूड़ियां डाल रखी हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। जो आज शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर कब्जा किया जा रहा है, उसको पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। क्या उनको पता नहीं है ये पूना पैक्ट की देन थी, ये समझौता था, ये आर्थिक आधार पर नहीं था, जबकि लोकसभा के अंदर हमारे ही सांसद आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात करते हैं। बिल्कुल। हमारे ही सांसद, हमारे ही भाई लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं कि आरक्षण हमारे लोगों को आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। क्यों भाई, क्यों मिलना चाहिए? यह कोई उन्मूलन कार्यक्रम है? यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह हमको भारत के संविधान ने दिया है। बिल्कुल। और ये हमारे बाबा साहब के संघर्ष ने दिया है। और अब हमारे आगे की प्लानिंग ये है, हम हर जिले, हर स्टेट से आह्वान करते हैं और जल्दी डेट दी जाएगी। हर स्टेट से लोगों को इकट्ठा किया जाएगा दिल्ली में, और लंबा एक कार्यक्रम चलेगा, 1-2 दिन का नहीं, लंबा कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि अब बहुत अति हो गई है। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ है अतुल खोड़ावाल, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन जनता दल पार्टी के, और जो कि आज सरगर्मियां बहुत तेजी से फैली हुई है आरक्षण को लेकर। जो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ बैठी हुई थी, जिसने आरक्षण में बंटवारे का प्रावधान सुनाया, कोटे में कोटा, और जिसको लेकर समाज के अंदर काफ़ी हलचल मची हुई है। हम बात करें कि तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये पीछे के रास्ते से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, और खोड़ावाल जी से हम बात करेंगे कि किस तरह से इसको आप देखते हैं, कैसे ये जो आदेश जारी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, क्या लगता है आपको कि सोची साजी इनकी एक साजिश है, सोची समझी, या ये अचानक हुआ, या किसी की ये मनसा थी? मतलब कैसे देखते हैं आप इसको? इसमें बहुत सारी पहेलियाँ उलझी हुई है। जी। जय भीम सभी साथियों को, और बहुजन हलचल न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये भारतीय संविधान है, जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो हमको सारे अधिकार और इस जीवन में जीने का संपूर्ण अधिकार देता है। और इस अधिकार की वजह से ही, इस अधिकार की वजह से ही ये आदेश अब पारित किया गया है। इसका डर था, अन्यथा ये आदेश अब से पहले पारित हो चुका था। जी। बात यह है उमेश जी, ये 1975 से पंजाब
का मामला था। जी 1975 में पंजाब सरकार ने वाल्मीकि जी और एक सिख समुदाय होता है, मजहबी सिख जिसको बोलते हैं, मजहबी सिख, जी वाल्मीकि समुदाय और मजहबी सिख के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की थी पंजाब सरकार ने। दूसरी ओर अन्य अनुसूचित जाति की जो जातियां थी उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। पंजाब सरकार का कहना यह था जी। कि पंजाब में अनुसूचित जाति में वाल्मीकि समाज और मजहबी सिख की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो पंजाब सरकार ने उनको अलग से कोटा दिया, अलग से कोटा दिया जी कि इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और इनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और थोड़ा ही मजबूत हो जाएंगे। तो दूसरी ओर पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति की अन्य जाति जो हैं उन्हें इनसे कम आरक्षण दिया जी, जिसका वहां पर लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद पंजाब हाई कोर्ट मामला पहुंचा। पंजाब हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई। वहां से पंजाब सरकार को निराशा हाथ लगी। जब निराशा हाथ लगी तो पंजाब सरकार शांत हुई। फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट में आपने नई आंध्र प्रदेश बनाओ जी 2004 में केस हुआ था। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी थी कि ऐसा कोई भी काम नहीं होगा और जो पंजाब सरकार चाहती है कि इनको अलग से कोटा देना, ऐसा प्रावधान नहीं है। किसी को अलग से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जब एक समूह को, एक वर्ग को आरक्षण दे दिया गया, जब एक समूह को, एक वर्ग को आरक्षण दे दिया गया और ये अनुसूचित जाति जो है वो वर्ग एक के अंदर ही आती है, उसमें ए बी सी डी नहीं है, वो एक ही वर्ग है और उस वर्ग में सारी जातियां हैं। जब उस वर्ग के लिए एक आरक्षण कोटा निर्धारित कर दिया गया है, उस वर्ग में ही उस आरक्षण कोटे से लेंगे। अब ये क्या उनको अलग से कोटा देंगे? तो ऐसा कोई कानून नहीं था, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा इस पर आपका विचार नहीं किया जाएगा और इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो पंजाब सरकार वापसी आ गई। वापसी आने के बाद फिर रिटायर डाल दी जाती है। पंजाब सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी सुनो, हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारी सुनो। सुप्रीम कोर्ट कहता हमने आपकी सुनी थी, अब हम इस पर कोई विचार नहीं करेंगे जी। नहीं, एक बार सुनो आप हमारी। वो अपनी पिटीशन डालते, बार बार कहते हैं एक बार सुनो। जब वो सुनाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी सुनने को बैठा। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सुना। पहले इसमें 5 जजों की पीठ गठित हुई थी। उसके बाद 2020 इसको बना दिया गया था। 2020 में इस पर सुनवाई होनी थी। 2020 में 7 जजों की टीम इस पर बैठी। जब 7 जजों की टीम 20 में बैठी और इसका डिसीजन 20 में होना था, लेकिन 20 में ना होकर वो 24 में आ गया जी। अब 24 में जो डिसीजन हुआ है वो ये हुआ है कि जो पंजाब सरकार ने वहाँ पिटीशन लगाई थी उसमें ये कहा गया कि इनको अलग से कोटा दिया जाना चाहिए। उधर मजहबी सिख और वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने ये कहा साहब जो अन्य कैटेगरी के लोग हैं वो हमसे सक्षम हैं, हमारी स्थिति बेहतर नहीं है, वो हमसे सक्षम है और हम कमजोर हैं। तो फिर पंजाब सरकार अपना ऑब्जेक्शन करती है। वो कहती है हम यही सुना रहे हैं आपको कि आरक्षण का लाभ सिर्फ कुछ जाति ही ले पाई है, कुछ जाति ही ले पाई है। तो उससे पहले ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू हो चुका है।
तो वहाँ दलील दी गई कि इस प्रकार से ओबीसी में क्रिमिनल लॉ लागू हुआ है, ऐसा हुआ वैसा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 1 जनवरी 2024 को इस पे फैसला आ चुका था। लेकिन भारत के अंदर लोकसभा चुनाव होने थे और देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा ना हो जाए, देश में कहीं हिंसा ना भड़क जाए जी, और इसका दुष्परिणाम चुनाव बीजेपी को खास चुनाव में नहीं, बीजेपी को भुगतना ना पड़े। क्योंकि आज और हजारों वर्षों से एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम अपनों को फायदा पहुंचाता है। सपोज कीजिए मेरा ये चश्मा है, मेरी आंखों पर है, तो रोशनी तो मुझे देगा ना। तो दूसरे का चश्मा है, दूसरे के समाज के वर्ग के धर्म के लोग हैं, है तो वो भी हिंदूवादी जी, है तो वो भी कर्मकांडी, वो भी पाखंडी वादी सोच को दिमाग में रखते हैं। तो उन्होंने बीजेपी के हित में सोचते हुए इस फैसले को 1 जनवरी 2024 में ना दिखाकर आपको यह फैसला अब सुना 2 अगस्त 2024 को दिया गया। इसका परिणाम अब आपके सामने है। अब जो वहां दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिला या अन्य जातियों को नहीं मिल रहा है। देखिए, यह कोई चाय की दुकान नहीं है कि हम चाय का कप पी रहे हैं, चुस्की लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं। यह कोई चाट पकौड़े की दुकान नहीं है कि हम कुलचा खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, हंस रहे हैं और खिज्जी उड़ा रहे हैं। पहली बात तो आरक्षण कोई जातीय उन्मूलन नहीं है, और आरक्षण आर्थिक स्थिति पे नहीं दिया गया था। यह जातीय भेदभाव, ऊंच नीच, गैर बराबरी मानते हुए दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी ओर जब ब्रिटिश शासन यहां पे था, उस समय जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। मोहम्मद जिन्ना बैरिस्टर हुआ करते थे और अपने अल्पसंख्यक समाज की, मुस्लिम समाज की पैरवी करने वाले लोग थे वो। उन्होंने ब्रिटिश शासन में मांग रखी कि हमको अलग लैंड, अलग देश चाहिए। तो जिन्ना ने मांग रखी अलग देश की, जिसका नाम पाकिस्तान था जी। पाकिस्तान जिन्ना को मिला और वहां मुस्लिम लोग गए। उसी प्रकार से हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब जी ने भी दलितों के लिए, अछूतों के लिए, शूद्रों के लिए पृथक निर्वाचन, डबल वोट की मांग रखी थी। बाबा साहब चाहते तो वो अलग देश की मांग भी कर सकते थे। जिस प्रकार से जिन्ना को अलग देश दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ के अछूतों को भी अछूत लैंड दिया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन बाबा साहब और हमारे बहुजन महापुरुष नहीं चाहते थे, वो आज भी नहीं चाहते। हमारा बहुजन समाज आज भी नहीं चाहता कि भारत कमजोर हो या हम अलग देश की मांग करें। वो ये चाहता है हम एकता के साथ, भाईचारे के साथ, मानवता के साथ, इंसानियत के साथ भारत में रहें। जी बिल्कुल, भारत में रहें और भारत में प्यार मोहब्बत का माहौल हो। जी, भारत की एक पुरानी एक मिसाल भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी हैं भाई भाई। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने अलग लैंड की बात नहीं करी। बाबा साहब चाहते थे देश एक रहे। जी। तो बाबा साहब ने दलितों के लिए, अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन, डबल वोट के अधिकार की बात कही थी, जिसका विरोध गांधी जी ने किया। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे, भूख हड़ताल करी और साइमन कमीशन, गो बैक के नारे भी भारत में लगे। तो मारकाट मची देश के अंदर, हमारे लोगों को प्रेशर में लिया गया, हमारे लोगों के साथ मारपिटाई की गई, हत्याएं की गई। तो बाबा साहब के सामने ये बातें आई। जी। तो जब बाबा साहब के सामने बातें आई तो बाबा साहब भावुक हुए और बाबा साहब कुछ क्षणों के लिए मायूस होकर उदास बैठ गए। तो जब बाबा साहब मायूस होकर उदास बैठ गए
बाबा साहब को बहुत दुख हो रहा था, उनकी आंख में आंसू भी आ गए थे जी। तो उस दौरान उन्होंने विचार किया, जब मेरा समाज ही नहीं रहेगा तो मैं कम्युनल अवार्ड, डबल वोट के अधिकार कभी क्या करूँगा, मेरा समाज इसका क्या लाभ लेगा जब बेचारा वो जिंदा ही नहीं रहेगा। तो बाबा साहब को अपने कदम पीछे हटाने पड़े और पूना पैठ समझौता हुआ। पूना पैठ समझौते में हमको राजनीतिक आरक्षण मिला, जिसमें हमको कुछ सीटें थी, पृथक निर्वाचन में कुछ सीटें कम थी, पूना पैठ में कुछ सीटें ज़्यादा बढ़ गई थी राजनीतिक आरक्षण प्रतिनिधित्व में। उसके बाद हमको शिक्षा में, नौकरियों में, भूमि में पट्टों की व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था की गई। राजनीतिक आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, लेकिन शिक्षा, नौकरियों में आरक्षण कोई समय सीमा नहीं थी। तो पुनः पैठ हुआ जी। पुनः पैठ होने के बाद बाबा साहब ने कहा, और सभी लोगों ने सुना भी है, बाबा साहब का लेख बाबा साहब की किताबों में है कि पुनः पैठ मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि ये पुनः पैठ वो समझौता है जो मेरे समाज को, मेरे अछूत समाज को, मेरे सुटुल समाज को आज़ादी नहीं गुलामी का चोला बनाएगा, और वो साबित भी हुआ जी। आज हमारे भारत के लोकसभा में कितने दलित प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद बैठे हैं, या भारत के अन्य राज्यों में विधानसभाओं में कितने विधायक बैठे हैं, कितने राज्यसभा सांसद बैठे हैं, तो क्या उन्होंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। जो आज शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर कब्जा किया जा रहा है, उसको पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। क्या उनको पता नहीं है यह पुनः पैठ की देन थी, यह समझौता था, यह आर्थिक आधार पर नहीं था, जबकि लोकसभा के अंदर हमारे ही सांसद आर्थििक आधार पर आरक्षण देने की बात करते हैं। बिल्कुल हमारे ही सांसद, हमारे ही भाई लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं कि आरक्षण हमारे लोगों को आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। क्यों भाई, क्यों मिलना चाहिए? यह कोई उन्मूलन कार्यक्रम है? यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह हमको भारत के संविधान ने दिया है। बिल्कुल। और यह हमारे बाबा साहब के संघर्ष ने दिया है। बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है। कोई एक की देके देख ले, बिल्कुल, कोई एक की कुर्बानी देकर देख ले, पता चल जाएगा 4 बच्चे की कुर्बानी क्या होती है। और आज हमारे संपूर्ण हक अधिकार छीने जा रहे हैं। बताइए हमको, हमारे पास है क्या? हमारे पास धरती नहीं है, हमारा वर्ग किसान है क्या? अनुसूचित जाति जनजाति के लोग क्या किसान है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनके पास जमीन नहीं है। थोड़े बहुत लोग गिने चुने। हाँ, उस आजादी के बाद इंदिरा के समय में अन्य सरकारों ने कुछ पट्टे दिए हैं, 1-1, 2-2 बीघे के। उन पे बेचारे गांव देहात में लोग 1-1, 2-2 भैंस गाय बांधकर खेती बाड़ी चारा उगाकर उनको पाल रहे हैं, दूध बेचते अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाकर कुछ लोग बेचारे बाबू चपरासी बन गए, पानी पियाने वाले बन गए। उन पे कहते हैं इन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया, रईस बन गए। कहां बन गए? उनके आज भी साल की 10 लाख से ज्यादा की इनकम नहीं है। 10 लाख से ज्यादा की इनकम नहीं है। सर्वे कर लीजिए। ये चाय की दुकान पर मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग जो बैठकर बकचोदी गप्पे जो मारते हैं, ये अपनी सोच निकाल दे दिमाग से। वही काम आज सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है, ये चाय वाली दुकान से उठाकर किया है। अरे भाई, तुम्हें क्रीमी लेयर भी लागू करना है तो सबसे पहले तो क्रीमी लेयर आप ब्राह्मण समाज में करें, ठाकुर समाज में करें, बनिए समाज में करें। क्रीमी लेयर लागू करना है, अंबानी पर करें, अंडानी पर करें, टाटा पे करें, बिरला पे करें। उन पर लागू नहीं होता। उन पर नहीं होता। उन पर लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उनके अपने धर्म के रखवाले हैं।
उन पर लागू इसलिए नहीं होता। जी। अब हमारा आदमी बैंक से कोई 10,000 लोन ले लेगा, 50,000 ले लेगा, तो बैंक वाले आकर उसकी क्या करेंगे? कुड़की कर लेंगे, उसको हवालात में बंद करा देंगे। या टाटा का, बिरला का, मोदी का, और बहुत से मोदी तो फरार भी हो गए, उनका जी धन माफ कर दिया जाता है। ये कहां का इंसाफ है? जी, ये कहां का इंसाफ? बिल्कुल बिल्कुल। तो असली यहाँ के जो क्रिमिलियर हैं तो टाटा, मोदी और अंडानी है जी। इन पर शिकंजा सरकार को कसना चाहिए। देखिए, विस्तार से बात बताई, पूरी बारीकी से समझाई, कैसे शुरू हुआ था आरक्षण का प्रावधान, कैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया था, कैसे पूना पैक्ट हुआ था, कैसे गांधी ने अनशन किया था, पूरा बारीकी से समझाया। कैसे जिन्ना ने एक अलग लैंड की मांग की थी, उसको पाकिस्तान दे दिया गया था। और इन चीज़ों पर ध्यान न देकर केवल आज आरक्षण से कुछ लोग जो कि आगे बढ़ गए, कुछ लोग IAS PCS बने, कुछ लोग राजनीति में आगे आए, और इस चीज़ को देखते हुए लगा कि ये जो 2024 का चुनाव हारे हैं कि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया है, दलित जाति ने बहकावे में आ गई थी है इंडिया गठबंधन के। तो अब कैसे बदला लिया जाए इस चीज़ का? तो ये जो आरक्षण में बंटवारा का प्रावधान रखा गया, ये इसीलिए रखा गया कि इनमें फूट डालो, राज करो। इनको पहले के जैसा मनुस्मृति के दौर में जैसे होता था उसी तरह से इनको जातियों में बांट दो, कि जाति में जाति जब तक नहीं बटेगी तो तब तक दोबारा से सरकार में बहुमत से नहीं आ सकेंगे। तो ये जो इन्होंने फूट डाली, इसका यही पैतरा है कि कमज़ोर किया जाए जो संघर्षशील कौम है, जो आंखों में आंखें डालकर बात करने लगी है थोड़ा बहुत, तो उस चीज़ को इनको देखा नहीं जा रहा। जो उनका धर्म, आज धर्म के ठेकेदार बनते हैं, धर्म की बात करते हैं, वह लोग भी सतर्क हो गए कि अब वही दौर ला दिया जाए कि इनकी जातियों में जाति बनाओ, मनुस्मृति लागू कर दो। तो इस चीज़ को समझ रहे हैं लोग और कहते हैं कि आज कुछ जातियाँ मजबूत हो गई, दबंग हो गई, तरक्की कर गई, सारा माल खा गई। फूट डालने की साजिश है कि जिससे एक जाति दूसरी जाति से घृणा करे, एकजुटता महसूस ना हो, संगठित ना हो सके। और आज बात करते हैं कि आगे बढ़ गए। इस चीज़ का एक सवाल सबसे बड़ा यही है कि जितनी भी घटनाएं होती है, एट्रोसिटी होती है, इन एट्रोसिटी पर कोई भी नहीं बोलता। और दूसरी तरफ यदि बात कहें कि हिस्सेदारी की, बताए कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों ने मंदिरों के पुजारी बनाए। राम मंदिर की स्थापना हुई, क्या वहाँ पर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति मंदिर का पुजारी बना या ट्रस्ट में सदस्य बना? यानी कि बस इनको यही लगता है कि नौकरी व शिक्षा में आगे न बढ़ जाए, बाकी कहीं भी हिस्सेदारी नहीं है। काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया और इस पर जो अतुल खोड़ावाल जी ने अपनी बात रखी और आगे की इनकी क्या रणनीति है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि जो होना था वह तो हो गया, इसको कैसे बचाया जाए, इस पर खोड़ावाल जी अपनी बात रखें और बताइए कि अब आगे की रणनीति आपकी क्या है, क्या हो सकता है, इसका कैसे बचाव हो सकता है, कैसे ये जो प्रावधान है, जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे ये आउट हो सकता है, यानी कि निष्प्रभावित हो सकता है। जी, पहले तो मैं अपने सभी समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सभी बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को सुबह भारतीय संविधान खरीद कर ला कर दें, क्योंकि इसके बगैर आपका जीवन अधूरा है। आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजें ना भेजें, आप उनको ग्रेजुएशन कराएं ना कराएं, लेकिन भारतीय संविधान जरूर पढ़ाएं, क्योंकि भारतीय संविधान ही आपको वो अधिकार देता है, वो अधिकार सिखाता है जिससे आप IAS PCS से लेकर बाबू चपरासी और कांस्टेबल तक का गिरबान पकड़ सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि हमारा राइट ये है और आपने ऐसा क्यों किया है। जी, आगे की रणनीति उमेश जी ये है, हम संवैधानिक रूप से काम करने वाले लोग हैं, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे लोगों पर ही मुकदमे दर्ज हों या उन पर रासुका लगे या उनके घर तोड़े जाए, तो कुड़कियों बुलडोजर चले या उन्हें जेल में डाला जाए। हम संवैधानिक रूप से काम करेंगे। जिस प्रकार से किसान आंदोलन ने अपना एक भयंकर रूप धारण किया था,
संवैधानिक रूप से किया था, लंबे समय तक किया था। और खाली ये लड़ाई आरक्षण की नहीं है, अब ये लड़ाई धन और धरती की है। हमें नहीं चाहिए आरक्षण, नो, कल खत्म करते हो, आज खत्म कर दो जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें तो हमारी हिस्सेदारी दे दो, जो हिस्सेदारी बाबा साहब ने उस वक्त मांगी थी, वो हिस्सेदारी हम मांगेंगे। हमें नहीं चाहिए आरक्षण, भिखारी नहीं है हम, ये हमारा अधिकार था, तुम जिस अधिकार को छीन रहे हो जी। अब हमें चाहिए धन और धरती का बंटवारा होना चाहिए, बात खत्म। हमारे लोगों पर खेती की जगह नहीं है, हमारे लोगों पर खाने को रोटी नहीं है। हमारे कुछ लोग आरक्षण की वजह से बाबू चपरासी बन गए, वो इनकी आंखों में करक रहा है। वे कह रहे हमारे लोग रईस बन गए, कहां बन गए बेचारे, भीख मांग रहे हैं जी। सातों सुप्रीम कोर्ट के, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जज हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं मेरे पास आए, मैं उनके पास, मुझे बुलाएं, मैं उनको अपने एक एक गांव में, एक एक समाज की बस्ती में लेकर चलूंगा, जहां वो कहें, जिस आधार पर क्रिमिनल लॉ लागू कर रहे हैं, जहां वो कहें मैं उनको वहां लेकर चलूंगा, उनको दिखाऊं अपने समाज की स्थिति। वो खुद स्वयं कर लेंगे स्वीकार कि वाकई में कोई स्थिति बदली नहीं है। 75 वर्ष आरक्षण लागू हुए, लेकिन 75 वर्ष में वैकेंसी कितनी निकली, नौकरी कितनी किसको मिली? जी, जो ये कहना है कि कुछ जातियां जो कि आरक्षण का फायदा नहीं ले सकी, कमजोर रह गई आज भी, कि उनको फायदा हो जाएगा इससे, वो आगे बढ़ जाएगी, नौकरियों में, शिक्षा में, हर जगह आगे चली जाएगी। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं, आंकड़े लाइए। सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब ये है कि कुछ जातियां आगे बढ़ गई। कौन सी जाति को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, सूची दीजिए। हम दिखाते विभागों में है नहीं है। क्या वाल्मीकि समाज हमारा भाई है, हमारा अंग है, हम उनके अंग हैं, संविधान में हम सब लोग बराबर हैं। क्या वाल्मीकि समाज नगर निगम में नहीं है? बिल्कुल है। क्या वाल्मीकि समाज के पीसीएस नहीं है? क्या हर विभाग में है। कौन सा वर्ग ऐसा है? ये तो यहाँ के सामंतवादी, ब्राह्मणवादी लोगों की सोच है कि ये एक सूत्र में बन चुके हैं, एक गट्ठा इनका बन चुका है, इस गट्ठे को कैसे तोड़ा जाए। तो उन्होंने इसमें सूत्र लगाया कि सूत्र ये लगाया जाए और इस कोटे में कोटा देकर इनको तोड़ा जाए जी। वो काम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरएसएस और बीजेपी ने कराया है। इसीलिए चुनाव से पहले ये आदेश रोका गया था। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीमो है, तो सुप्रीम कोर्ट को तो 1 जनवरी 2024 को आदेश दे देना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं दिया? क्योंकि कहीं बीजेपी को, आरएसएस को नुकसान ना हो जाए जी। और अब हमारे आगे की प्लानिंग ये है, हम हर जिले, हर स्टेट से आह्वान करते हैं और जल्दी डेट दी जाएगी। हर स्टेट से लोगों को इकट्ठा किया जाएगा दिल्ली में और लंबा एक कार्यक्रम चलेगा, 1-2 दिन का नहीं, लंबा कार्यक्रम चलेगा। क्योंकि अब बहुत अति हो गई है, हमारी बहनों के, हमारे भाइयों के खुलेआम कत्ल किए जा रहे हैं, उनकी असमत से खेला जा रहा है। अब हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमारे घरों में खुलेआम आग लगा दी जाती है, ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाता है, हमारे सांसद विधायक बेचारे गुलाम हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग बोलते भी हैं तो उस पर कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। जी, तो खोड़ावाल जी, आगे की रणनीति ये है कि एक बड़ा आंदोलन होगा, लंबे समय तक होगा, क्योंकि जो आदेश है ये जल्दी से पीछे नहीं हटने वाला, बड़े आंदोलन की ज़रूरत है जी। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं, मनुवादी, सामंतीवादी लोग, कि अपने कर्मों से परेशान है ये लोग, इनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है। कर्म का मतलब है कि कुछ करना ही नहीं चाहते, जब इतना लंबा समय हो गया, आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो अपने कर्मों से नहीं बढ़ रहे हैं। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा। देखिए, जो लोग ये कहते हैं अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, अपने कर्मों से पीछे हैं, आज भारत का नया संसद भवन बना है जी, मुझे उसमें जो मजदूर हैं या राजमिस्त्री हैं, उनमें मुझे बता दीजिए कौन किस वर्ग के लोग हैं? सारे हमारे वर्ग के लोग हैं। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े महल लोगों के बना रहे हैं, वो हमारा समाज का व्यक्ति बना रहा है। तो हमारा समाज
तो बेचारा पहली से मजदूर मेहनत कस रहा है, मेहनत करते हुए उसने अपनी सफलता प्राप्त की है जी। ये झूठा ब्लेम लगाते हैं, झूठा आरोप लगाते जी। हैं, और आज ये हमारे लोगों के जो मेहनत है उससे बौखला गए हैं, उससे घबरा गए हैं कि हमारा व्यक्ति मेहनत कर कर कहाँ पहुँचने वाला है। जी। इनको हमने पिछाड़ दिया है, ये हमारे टैलेंट से घबराने लग गए हैं। जी, खोड़ावाल जी ने ये जो बात कही बहुत अच्छी बात रही, सारा विस्तार से बताया और हमारी मेहनत से कैसे बौखलाने लगे हैं। चाहे हमारा कोई राजमिस्त्री है, कोई मजदूर है, कोई भी है, फिर भी कैसे न कैसे करके जो भी षड्यंत्र उन्होंने रचे उससे बाहर निकल गया। वह फिर भी खुश है। कितना भी गलत काम, कितना भी बुरा काम, कितना भी मेहनत कस काम हो, फिर भी वह खुश होता है और उस खुशी से उनको बौखलाहट होती है। इस पर आपका क्या कहना है? जो कि हमारी बात हुई आरक्षण को लेकर, जो आंदोलन किया जाएगा, जो रूपरेखा तैयार की जाएगी, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। जय भीम।